ओके, तो आज हम लोग बस कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का m, ठीक है। इसका वैल्यू -L से L तक जाता है, ऐसा ना। हाँ। तो लेट्स से अगर L इज 2, तो m का वैल्यू क्या क्या आएगा? -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। So magnetic quantum numbers, there are some magnetic quantum numbers which are negative, there are some magnetic quantum numbers which are positive, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि dxy इज पॉजिटिव या फिर dyz इज नेगेटिव, ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कोई तो लॉजिक होगा ना, ऐसा तो नहीं है किसी को भी pxy px py pz है, किसी को भी -1 0 1 ले लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कैसे होता है? एक चीज याद रखना, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m denotes orbital angular momentum in the direction of applied magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है, तो उस ऑर्बिटल को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर अगर है तो उसको हम लोग 0 देते हैं, और उसके ऑपोजिट अगर है तो हम लोग उसको नेगेटिव वैल्यू देते हैं। वो अप्लाइड मैग्नेट होता किस किस साइड है, मतलब एक्सिस? तुम जिस भी एक्सिस में अप्लाई करो उस हिसाब से। यूजुअली वो हम अच्छा, लोग जेड एक्सिस में अप्लाई करते हैं यूजुअली, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जेड एक्सिस पे अप्लाई हो, ठीक है। मतलब जहाँ पर मैग्नेट रखा है उसके तरफ अगर जाएगा तो? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होगा, हम्म, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर तुम जो ऑर्बिटल का बात कर रहे हो उसका एंगुलर मोमेंटम है, तो वो m का वैल्यू पॉजिटिव रखेगा। ओके। अगर ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा, और परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन, मतलब ये अगर डायरेक्शन है और ऐसा अगर है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ऐसा अगर है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा है ऑर्बिटल मोमेंटम, तो वो तुम्हारा फिर 0 होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो इस डायरेक्शन में है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूजुअली जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, -3, सॉरी। तो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेट्स से +3, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी। हाँ। बी से डिनोट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर अगर होगा लाइक दिस, तो इस ऑर्बिटल का m 0 होगा, ठीक है। अगर अगर ऐसा बनेगा एंगल पे तो ये +1 होगा, अगर ऐसे एंगल पे हो रहा है तो ये +2 होगा, अगर इस एंगल पे हो रहा है तो ये -1 होगा, अगर कुछ ऐसा एंगल पे हो रहा है तो ये -2 होगा। तो ये एकदम 90 डिग्री ऐसे, ठीक, इट्स 0। समझ में आ रहा है? ऐसा ना। यस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ है विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उस हिसाब से मैग्नेटिक m का वैल्यू चेंज, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या डिनोट करता है, समझ में आ गया तुम लोग को? ये हो गया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्बिटल्स। प्रॉपर्टीज, सर, बोलो। ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ तो एक बार। ऊपर साइड है? ऊपर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन है ओके ऐसा। ओके। हाँ,
ऐसे ऊपर की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला, in absence of magnetic field, all orbitals of a subshell possess same energy, possess same energy. That is, हम लोग इसको बोलते हैं they are degenerate, degenerate। ठीक है, मतलब energy of px is equals to energy of py is equals to energy of pz। ठीक है, किसी भी सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबके एनर्जी सेम होगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नंबर 2, all orbitals differ in direction of spatial orientation या फिर in direction of space orientation। ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है। नंबर 3, total number of orbitals in any shell, total orbitals in any shell n is given by n square। ठीक है, but is never more than 16। तो n equals to 5 भी होता है, n equals to 6, n equals to 7, n equals to 5, n equals to 6, n equals to 7, n equals to 8। इन चारों में n square is greater than 16, but number of orbitals कितने होंगे? 16। इसका रीजन क्या है? n equals to 4 तक तो ठीक है, n equals to 4 में 16 होगा, n equals to 3 में 9 होगा, n equals to 2 में 4 होगा, n equals to 1 में 1 होगा। इतना तक तो ठीक है। इसमें 16 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये 16 से ज्यादा नहीं जा सकता। क्यों? कोई बता सकते है इसका रीजन? मैं बताया था, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया था। हाँ, बताओ लॉजिक क्या हो सकता है, हम कोशिश लोग करो। डी तक ही लेते हैं, उसके आगे का हम लोग नहीं लेते। डी तक नहीं लेते, हम लोग एफ तक लेते हैं ना। हाँ, एफ तक लेते हैं, एफ हाँ। तक लेते हैं, एफ से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ज़्यादा नहीं ले सकते। किसी भी शेल का अगर एस पी डी एफ तक ही होगा, तो एस में कितने ऑर्बिटल्स है? एक। पी में कितने ऑर्बिटल्स है? 3। डी में कितने? 5। एफ में कितने? 7। तो टोटल कितना होता है? 16। अब एफ से आगे नहीं जाता कभी, तो इसीलिए 16 से ज्यादा ऑर्बिटल कभी नहीं बनेगा। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट, magnetic quantum number also denotes quantized value of z, quantized value of the z component of angular momentum of electron in an orbital। जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है,
उसका जो z कंपोनेंट है, किसी भी एंगुलर मोमेंटम को तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, है ना। तो उसका जो z कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पता है, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया अब फिर नहीं बोलेंगे। है? हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो ये वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो वेक्टर सपोज ये है, इट्स अ 2D वेक्टर, ठीक है। लेट्स करो 2D वेक्टर, ये एक्स वाई तक जा रहा है, ठीक है। एक्स कमा वाई, जीरो ऑरिजिन से, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इसका दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इसको अगर हम लोग थीटा लेते हैं एंगल, ठीक है, और इस वेक्टर को अगर हम लोग आर ले लेते हैं, तो ये जो एक्स कंपोनेंट है विच इज विद द एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं आर कॉस थीटा। एंड वाई कंपोनेंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं आर आर साइन sin थीटा। थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर डैश, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, जे कैप। ठीक है। सो व्हाट आर दीज, बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट। ये पढ़े थे। और बोले तुम नहीं पढ़े थे? नाम नहीं मैं पता था। भूल गया था। अच्छा, so these are the components of vector, ठीक है। तो ये एक 2D वेक्टर, इसलिए हम लोग इसको दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। 3D वेक्टर को हम लोग तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, उसको अगर हम लोग उसका अगर हम लोग z कंपोनेंट का बात करें, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकलता है। समझ रहे हो? जेड कंपोनेंट मतलब क्या, जेड एक्सिस का? z एक्सिस में उसका जितना होगा, ठीक है, के कैप के पास उसका जो भी है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग एल जेड लिखते हैं इसको, ठीक है, एल जेड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एच बाय 2 पाई, ठीक है। व्हाट इज एल जेड? एल जेड इज बेसिकली द जेड कंपोनेंट ऑफ एल, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो। यहाँ पे देखो, आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, इसीलिए एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट आर कॉस थीटा है। ये नो, अगर हम लोग ऐसे लिखे, इफ एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड l, या फिर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, अगर इन दोनों के बीच का एंगल इज थीटा, तो क्या हम लोग एल जेड को एल कॉस थीटा के कैप लिख सकते हैं? ये सुनो, ये समझ में नहीं आया? सपोज करो कोई एक वेक्टर है, लेट्स से दिस एक्स वाई जेड 3D में है, ये बाहर है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता है, तो क्या हम लोग इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं कि जेड आर कॉस थीटा, ठीक है। हाँ। अगर ये आर है, बोल सकते हैं ना। हम्म। जैसे यहाँ पे एक्स के साथ हो रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल है थीटा, इसीलिए इसका आर आर कॉस थीटा हो रहा है। इसका ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। हम्म। तो आर कॉस 90 माइनस थीटा इज बेसिकली आर साइन थीटा, इसीलिए हम लोग इसका आर साइन थीटा लिखते हैं, आई कैप जे कैप, ठीक है। उस हिसाब से अगर z एक्सिस और एल एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा है,
तो हम लोग एल जेड को एल कॉस थीटा के कैप लिख सकते हैं। हाँ। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? नो सर। तो एल जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, एम एच बाई टू पाई। ठीक है, एम एच बाई टू पाई क्यों है यहाँ पे मैं बताया हूँ क्यों, क्या बताया था। इट इज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड वैल्यू मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई। ठीक है, क्वांटाइज्ड वैल्यू मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। ठीक है, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इस केस में एम के वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो ओके, तो एम एच बाई टू पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, एल का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ कॉस थीटा लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग h बाई टू पाई कैंसिल कर देते हैं तो m का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ l इंटू एल प्लस वन कॉस थीटा। ये सुनो, यस सर। ये इंपॉर्टेंट है। विद डिफरेंट थीटा सेम सबशेल, l का वैल्यू सेम होने पे भी डिफरेंट थीटा के लिए m का वैल्यू अलग अलग होगा, है कि नहीं। हाँ। अगर हाँ। cos थीटा 0 होगा तो m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर cos थीटा 90 होगा तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर cos थीटा 180 डिग्रीज होगा तो इसका वैल्यू -1 होगा। ये सुनो, तो मुझे हाँ। जितना याद है हाँ। ट्रिगोनोमेट्री मैं भी भूल गया धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि कैसे यस हो सर। रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा कहाँ कौन सा यूज करना है क्या नहीं करना है ऐसे। इसके बाद इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी। दे आर बेसिकली ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी इन लोग का सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रह सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यस और नो। सपोज तीन ऑर्बिटल खाली है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तीन ऑर्बिटल खाली है, ये कौन है, इसको हम घुस रहने देंगे। तीन ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, अब सपोज करो कि पी एक्स पी वाई पी जेड है, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यस और नो। यस सर। क्योंकि तीनों का एनर्जी सेम है, उसको कोई फर्क, उसको उसके लिए तीनों ऑर्बिटल्स ऑल ऑफ देम आर सेम। So, uh, so electron can occupy any of these three orbitals. Fine. So we can say that electron has equal probability to occupy any of the degenerate orbitals. Yes or no? ठीक है। Now p सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
थ्री फोल्ड डीजेनरेट बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग थ्री फोल्ड डीजेनरेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर आर थ्री ऑर्बिटल्स। अगर डी सबशेल का बात करें तो इट इज फाइव फोल्ड डीजेनरेट बिकॉज इट हैज गॉट फाइव ऑर्बिटल्स। यहाँ तक क्लियर है? एफ सेवन फोल्ड हो जाएगा, एफ विल बी सेवन फोल्ड। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब अब p ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स ऑफ p सबशेल या फिर p ऑर्बिटल्स लिख सकते आर नॉट अफेक्टेड by external magnetic field. They are usually not affected by external magnetic field, but d and f orbitals are affected by external। ये याद रखना, ठीक है। ये काम आता है इन योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये काम आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखोगे तो डी जो सबशेल के जो ऑर्बिटल्स इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी हाई है, दो ऑर्बिटल है तीन ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी नीचे है। ये तीन ऑर्बिटल्स दे आर बेसिकली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऊपर के दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटल्स। ऊपर वाले को हम बोलते हैं ई जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अभी नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है कि स्प्लिटिंग, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहाँ से आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड? बाहर से अगर कोई दे रहा है तो अच्छा, और पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें कहाँ से आ रहा था? बाहर से ही आ रहा था। उसमें तो हम लोग पी का ले रहे थे। हाँ, पी का ले रहे थे। यहाँ लिखे नहीं होता इफेक्ट। यूजुअली इट इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। यूजुअली अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगे तो तुमको दिखेगा, ठीक है। अच्छा। क्योंकि तीनों सेम टाइप का ही है ना, कब खाली घूम एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस में, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा है इसका मतलब क्या? देखो, कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी देखे हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं। एक एग्जांपल दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ईडीटी है, इथिलीन डायमीन टेट्रास्टिक एसिड, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इथिलीन एक्सेट्रा, NH NH, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, टेट्राएसिटिक एसिड, CH। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेट्स से अब दे गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू आयरन, ठीक है, ठीक है। और फिर ये जो एरो वाला बॉन्ड है, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। यस। फाइन। ये जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है तब क्या हो रहा है? बेसिकली ये जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स आयरन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू द चार्जेस। फिजिक्स में पढ़ोगे, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हाँ। उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से डी एन एफ ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डी एन एफ ऑर्बिटल्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसका? आयरन का। आयरन का सभी डी का? शेल है ना, डी सब शेल है तो हाँ। आयरन का। आयरन का तो हम्म। सारे ऑर्बिटल्स है, पांचों। तो आयरन का ऑर्बिटल्स का एनर्जी चेंज हो जाता है, कुछ एनर्जी हाई हो अच्छा। जाता है, कुछ का एनर्जी लो हो जाता है।
व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज कमिंग, अगर ये मॉलिक्यूल नहीं आता है तो आयरन के सारे d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, बट व्हेन दिस मॉलिक्यूल EDTA comes, और इथिलीन diamine tetracetic acid, this molecule when it comes, तो क्या होता है, because of the magnetic field that is produced, the d orbitals split. Some of them have higher energy, some of them have lower energy. Clear? यस। तो उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीस ऑर्बिटल को स्प्लिट करवाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो और ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। ओके, इसके बाद इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर। किसने दिया था? गोल्डस्मिथ। ठीक है, सो गोल्डस्मिथ ने क्या बताया? इट इज डिनोटेड बाय एस। क्या बताया कि देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल विथ ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, यस और नो? अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, तो जिसको हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, और अर्थ अपने चारों तरफ भी घूमता है जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अर्थ का एक एक्सिस है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है, वो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। ठीक है, तो देर आर टू स्पिन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक एक्सिस है, तो ये आइदर तुम्हारा क्लॉकवाइज घूम सकता है लाइक दिस, और इट कैन गो एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। So this is clockwise. It can rotate in only, or it can spin in only two ways, either clockwise or anti-clockwise. ठीक है, क्लॉकवाइज को हम लोग क्लॉकवाइज को हम लोग डिनोट करते हैं s इक्वल्स टू प्लस हाफ से, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग डिनोट करते हैं s इक्वल्स टू माइनस हाफ। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो किसी But भी दो इलेक्ट्रॉन in each orbital have with opposite signs. मतलब हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग घूमेंगे, अपोजिट स्पिन करेंगे। हाँ, एकदम सही है। वो ऐसा क्यों करता है? मतलब कैसा क्यों करते हैं? मतलब अलग अलग स्पिन क्यों करते हैं? अगर मतलब एक प्लस हाफ में स्पिन क्यों करता है और माइनस हाफ में एक जन क्यों करता है? ताकि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर सके। किसी भी एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो भी चीजें रहेगा इट विल बी इन सिमेट्रिकल। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज हाइपोथेसाइज। किसी ने नहीं देखा है आज तक कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ठीक है, हम्म। किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में घूमेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि नहीं होता है। तो इसका लॉजिक यही है कि हर दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन से घूमते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देता है। ओके सर। ठीक है, ओके। जो क्लॉकवाइज घूमता है इट इज डिनोटेड बाय अपवर्ड एरो साइन। ठीक है, अपवर्ड एरो साइन। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इसको हम लोग देते हैं डाउनवर्ड एरो साइन। पूरा एरो भी लिख सकते हो, हाफ एरो भी लिख सकते हो, लाइक दिस इज अ फुल एरो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस हाफ एरो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस हाफ एरो। ठीक है,
ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम आर फाइन, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो मैं यूजुअली हाफ एरोज यूज करूंगा, फाइन, फुल एरोज मैं यूज नहीं करूंगा, बट कुछ कुछ बुक्स में यू विल गेट टू सी ओनली फुल एरोज, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग, ऐसा मत सोचना कि हाफ एरो मतलब कुछ और है, ऐसा नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। तो ओके, तो इसके बाद जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, स्पिन प्रोड्यूसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एस, इट इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ s into s plus 1 h by 2 pi, where s is plus half, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन तुम ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड, किसी का स्पीड तो ज्यादा है, किसी का कम है, ऐसा तो नहीं है, ऑल ऑफ देम आर रोटेटिंग एट द सेम स्पीड, इसीलिए सबका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, दैट इज व्हाई वी टेक एस एस प्लस हाफ, ठीक है। यस सर। तो ये कहीं नहीं पूछा जाता, जो चीज पूछा जाता है टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, टोटल स्पिन ऑफ एन एटम क्या होता है, n multiplied by half, where n is number of unpaired electrons, unpaired electrons, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दे आर पेयर्ड, किसी भी ऑर्बिटल ऐसा होगा अगर जो ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस। नेक्स्ट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला सेम है, बस एल के जगह पे एस यूज करना है, म्यू एस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एस एस प्लस 1 ई एच बाय 2 पाई एम सी, या फिर बी एम भी लिख सकते हो, और इट कैन बी रिटन एज रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 बी एम, क्योंकि तुमको पता है एक बी एम का वैल्यू है ई एच बाय 2 पाई एम सी, है ना। ठीक है, यस सर। two electrons with same spin are known as spin parallel, ठीक है, and two electrons with opposite spin are known as spin paired, spin paired, so spin parallel और spin paired, ठीक है। सर ये पेयर अनपेयर क्या होता है, एक बार फिर से बताएंगे? पेयर्ड मतलब किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं विद अपोजिट स्पिन, इट विल लुक लाइक दिस, हम्म। अगर किसी ऑर्बिटल में खाली ये है या फिर किसी ऑर्बिटल में खाली ये है, तो दीज आर अनपेयर्ड, हम्म। दिस इज पेयर्ड, ठीक है। अच्छा। सेम स्पिन मतलब सेम डायरेक्शन, दोनों ऐसा है, तो दिस विल बी स्पिन पैरेलल।
किसी सेम ऑर्बिटल में ये ऊपर मतलब प्लस हाफ भी जा रहा है और माइनस हाफ भी जा रहा है एक हाँ साथ। हाँ, तभी तो वो एक दूसरे पेयर्ड है को कैसे, लेकिन एक हाँ, दूसरे तो को फिर इसमें अलग अलग कैसे हो रहा है? किसमें, अनपेयर्ड वाला जो बताया। अनपेयर्ड वाला अलग अलग कैसे हो रहा है, नहीं समझा। अनपेयर्ड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सपोज करो कार्बन का है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, देख। हाँ। इट विल बी 2 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हाँ। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम्म, 2p में बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। So 1s will look like this, 2s will look like this, 2p is basically like this। तो इसमें ऐसे रहेगा, या फिर एक में दो रह सकते हैं, या फिर दोनों में अलग अलग रह सकता है, ठीक है। ये कौन सा रहेगा नहीं रहेगा या फिर कैसे रह सकता है, ये हम लोग बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड है ना, समझ में आया। लाइक क्लोरीन का ले लो, क्लोरीन का नहीं, लेट्स से फ्लोरीन का ले लो। फ्लोरीन क्या है, 7 है, नहीं, फ्लोरीन क्या है, 9 है। सो 2 7, सो 2 7 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1s2, 2s2, 2p5, ये सुनो। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p5, इसके लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये सुनो। हम्म। तो ये ऐसे होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या दिक्कत। ये 1s2 2s2 2p5 कैसे लिखते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट को बताइए नहीं पर। वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि पहले n=1 बढ़ेगा, उसके बाद n=2, उसके बाद n=3, ऐसे करके होता है ना। हम्म। तो n=1 में कितने सबशेल है, एक ही सबशेल है s, तो 1s पहले बढ़ेगा। उसके बाद 2 में क्या है, 2s 2p है, और तो कुछ है नहीं। तो पहले उसके बाद 2s होगा, उसके बाद 2p होगा। फिर 3 में क्यों s पहले होगा, क्योंकि s का एनर्जी कम है, p का एनर्जी ज्यादा है, जैसे तुमने पढ़े थे s लेस देन p लेस देन t लेस देन f। तो s का एनर्जी कम है तो s पहले फिल होगा, उसके बाद p फिल होगा, है ना, क्योंकि एटम हम्म। कोशिश करेगा लोएस्ट एनर्जी में रहने का। तो इसके बाद 3 में जब जाओगे, 3s 3p 3d, तो 3s पहले फिल होगा, फिर 3p उसके बाद फिल होगा, उसके बाद 3d, है ना। हाँ। अब एग्जैक्ट कैसे फिल होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा। अभी बस इतना जान लो कि पहले के कुछ एलिमेंट्स के लिए कैसे फिल होता है, तो कि तुम बना सको। ये जैसे कार्बन का फ्लोरीन का बता दिया, वैसे तुम ये हाइड्रोजन का बना सकते हो, नाइट्रोजन का बना सकते हो, सोडियम का बना सकते हो, ये सब बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद, यस। इसके बाद जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2 समेशन ऑफ s प्लस 1। समेशन का मतलब पता है, यस। समेशन पढ़े हो, नहीं सपोज सर, करो। हाँ वो मेन मीडियम मोड में था ना, तो थोड़ा बहुत हाँ हाँ, आइडिया है। उसी का वही वाला सेम चीज है, ठीक है। सपोज करो कार्बन ही ले लेते हैं, कार्बन का है 1s2 2s2 2p2, इट्स लाइक दिस। जैसे ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया कार्बन का नॉर्मल स्टेट। कार्बन को जब तुम एक्साइटेड करोगे, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन क्या देता है, 1s2 2s2 1s2 2s1 2p3, so it's basically 1 2 1
तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही शेल में है ना, तो एनर्जी ज्यादा डिफरेंस है नहीं एस और पी में। ठीक है, और पी के तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी तो सेम है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ जाता है, तब जाके देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन सकते हैं, 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, और CH4 बन जाएगा तुम्हारा मीथेन। समझ रहे हो? हाँ। इसमें तो 4, नॉर्मल स्टेट में तो वो खाली 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन जंप कब करता है, जब भी कोई दूसरा एटम आ रहा है, लाइक हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है, तो इन दोनों एटम्स के बीच में इंटरेक्शन के वजह से कुछ एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हायर सबशेल में जंप कर जाता है। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, दिस इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है, समझे? यस। अम, एक से स्पिन मल्टीप्लिसिटी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 multiplied by n by 2 plus 1. What is n? N is total spin of atom. तो यहाँ पे टोटल स्पिन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में 4 होगा, बिकॉज हम लोग को पता है टोटल स्पिन इज बेसिकली द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यस और नो? नहीं समझ आ रहा? सही बात पूछ सकते हैं। टोटल स्पिन क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े कि व्हाट इज टोटल स्पिन। टोटल स्पिन ऑफ एनी एटम is n by 2, n multiplied by half, sorry, total spin is basically n multiplied by half, तो ये total spin है 2n by 2, 2n plus 1। so total spin कहाँ गया फिर से, हाँ, total spin is basically n by n multiplied by half, where n is that number of unpaired electrons, yes or no? यस सर। ठीक है, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं कि spin multiplicity equals to 2 multiplied by n plus 1, where n is not the total spin, n by 2 होगा, n is number of unpaired electron, सॉरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल स्पिन जो होता है वो n बाई 2 होता है, तो इस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 2 प्लस 1। ये वाला चीज समझ में आया है हाँ सर। सबको? सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी करते क्यों है?
पूछता है एग्जाम में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है एटम का। जितना ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है उतना ज्यादा एटम स्टेबल हो सकता है। ठीक है, मतलब कैसे बताओ, लेट्स से कार्बन का ही अगर लेते हैं, इफ कार्बन हैज लाइक दिस कॉन्फ़िगरेशन और कार्बन हैज दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये दोनों सेम है, चलो, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल स्टेबल ज्यादा है, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन दिस, क्योंकि क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। ठीक है, बट दिस, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पे एस से पी पे जंप कर रहा है। किसी एक सबशेल के लिए हम लोग मल्टीप्लिसिटी से देख सकते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, लाइक नाइट्रोजन का जैसे है, नाइट्रोजन का क्या है, इट्स 7 या फिर 2 5 लिख सकते हैं। सो इट्स बेसिकली 1s2 2s2 2p3, है कि नहीं। सो 1s2 2s2 2p3 इट्स बेसिकली ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। तो विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मच मोर स्टेबल। ठीक है, तो जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल, किसी एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए। यहाँ तक समझ आया। यस सर नो। यस सर। ठीक है, ज्यादा काम नहीं है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू अलग अलग आता है, इसीलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा जाता है। इट इज बेसिकली याद रखना 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्पिन प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू एन बाई टू प्लस वन याद रख सकते हो, या फिर हाँ 2 इंटू एन बाई टू प्लस वन भी याद रख सकते हो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर खत्म। फाइन, तो ब्रेक दोगे क्या? ब्रेक। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लॉटिंग साई एंड साई स्क्वायर विथ रेडियस। 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, अ, फिर हम लोग ग्राफ